भारत एक ऐसा देश है जो एक महाशक्ति बनना चाहता है बिना शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दिए हुए। कि बिहार जो है एक तरह से इंटरनल कॉलोनी है भारत का। आप लेट 50s अर्ली 60s में अगर पर कैपिटा इनकम के स्टेट्स को रैंक कीजिए तो इतना बुरा नहीं था। इनफैक्ट उनके कार को जो है एक ट्रक से मारने का भी प्रयास किया गया, जिससे कि और जब आए फाइनली पास कराने के लिए तो लहूलुहान थे। राजनीतिक धार्मिक जुमलों का जो एक बहुत बड़ा क्या कहा जाए, इसको तो हम पैंडेमिक कह सकते हैं। अभी आप बिहार के संदर्भ में देखें तो बहुत लोग तो यही चाहते हैं कि भाई बच्चा कितना जल्दी यहाँ से भाग जाए। आज इंटरनेट सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है। किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है। हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। Nope, not your ordinary podcast for entertainment. Nope. सर मेरा पहला सवाल आपसे, क्योंकि आपकी पीएचडी भी यही सब्जेक्ट पे थी, कहाँ आपको लगता है बिहार की दिक्कतें शुरू होना चालू हुई और कहाँ आपको लगता है ये दिक्कतें ख़त्म होगी? देखिए, एक इन टोटलिटी अगर आप कहें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, तो जो पहले 2 डेकेड्स थे आज़ादी के बाद, बिहार की स्थिति उतनी बुरी नहीं थी। इनफैक्ट बिहार को जो है वन ऑफ द बेस्ट गवर्न्ड स्टेट माना जाता था। कहीं न कहीं 60s से जो है एक बड़ी जटिल प्रक्रिया शुरू होती है। कई उसमें फैक्टर्स हैं, मैं किसी एक चीज़ पे उंगली नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन 60s के बाद से जो है ऐसा भयंकर डिक्लाइन शुरू होता है। जहाँ तक इकोनॉमी का सवाल है, गवर्नेंस का सवाल है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसको लेके एक बड़ा भयावह सा माहौल बन जाता है बिहार में। अगर आप लेट 80s अर्ली 90s को देखें तो काफ़ी हद तक जिसको कहते हैं ना जंगल राज, उस तरह की स्थिति में वो पहुंच जाता है। और माफिया और इस किस्म के जो लोग हैं उनका वर्चस्व हो जाता है। तो इस सब तरह की समस्याएं रही हैं वहाँ पे। उसके बाद 2005 में जब सत्ता परिवर्तन होता है और ख़ास करके 5 वर्षों के लिए इन चीज़ों पे काफ़ी तवज्जो दी जाती है और सुधार होता है। उसके बाद से जो स्थिति रही है वैसे ही ढुलमुल चलती रही है। तो ये तो एक गवर्नेंस को लेके जो मैं इस चर्चा में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। उसके अलावा जो है जब आर्थिक चीज़ों पे आप जाएंगे तो ख़ास करके जो रिसोर्सेज का सवाल है उस पे जो ध्यान देना चाहिए था और एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, उस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। लैंड रिफॉर्म्स की जब बात होती है तो जो लैंड रिफॉर्म्स से के जो इंचार्ज थे मिनिस्टर साहब, वो बेचारे तकरीबन बिहार पहला स्टेट था जिसमें कि वो बिल पेश किया जाता है और ऐसा स्टेट है जिसने सबसे लंबा समय लिया। जैसे भी अमेंडेड स्थिति में जो भी उसको लाया गया, फाइनली पास किया गया, तो कृष्णमल्ल सहाय साहब जो थे, इनफैक्ट उनके कार को जो है एक ट्रक से मारने का भी प्रयास किया गया, जिससे कि और जब आए फाइनली पास कराने के लिए तो लहूलुहान थे। तो आप समझ सकते हैं कि तो लैंड का जो सवाल है, जो बहुत ही सेंट्रल सवाल रहा है और अभी तक है, वहाँ पे एक बहुत भयंकर फेलियर हम कह सकते हैं। उसके अलावा बहुत लोगों ने खास करके 70 के दशक में कहा कि बिहार जो है एक तरह से इंटरनल कॉलोनी है भारत का। जो खास करके जो रेडिकल लेफ्ट के कई सारे लोग थे और इनमें से कई लोग एनसेना इंस्टीट्यूट में बेस्ड थे और बाकी संस्थाओं में भी। तो उनका ये कहना था कि बिहार का एक दोहन हो रहा है और उसके लिए जो है रिसोर्सेज का जो वहाँ से ट्रांसफ़र होता था, उस समय झारखंड बिहार का हिस्सा था, उस लिहाज से बिहार काफ़ी समृद्ध था नेचुरल रिसोर्सेज में। लेकिन उसकी जो रॉयल्टी बिहार को मिलती थी, जो उसका जो फार्मूला था कि साहब वो डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा, आपको जो भी रॉयल्टी मिलनी है सबको वही मिलेगी। तो उसको लेके एक फ्रेट इक्वालिटी वाला जो मामला था, तो उसको जो है एक केंद्र बिंदु में रख के कहा गया कि ये जो है सबसे सिग्निफिकेंट तरीका है बिहार के दोहन का, और जो भी इंडस्ट्रीज इत्यादि बिहार में होनी चाहिए थी, उनका कुछ विकास इत्यादि हो नहीं रहा था। 70s 80s वाला जो खास करके वो फेज़ जो था, इनफैक्ट कई इंडस्ट्रीज भागने लगे वहाँ से,
तो ये जो पूरी स्थिति बनी, तो उसको हम अगर समग्रता से देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें हैं, लेकिन निश्चित तौर पे 70-80 का दशक जो आप कहिएगा कि एक तरह से लॉस्ट डेकेड बिहार के लिए हो जाता है। लॉस्ट डेकेड नहीं बल्कि 2 डेकेड्स हो गए। तो वो जो एक पीरियड था उससे बिहार अभी तक उभर नहीं पाया है। कहने को अगर आप देखिएगा कि जो स्टेट का जो ग्रोथ रेट होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, उसके फिगर आप देखिएगा तो आपको बड़े अच्छे लगेंगे। पिछले 10-15 वर्षों में, 20 वर्षों में 8%, 9%, 10% बिहार जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स। लेकिन ज़मीन पे तो कुछ दिखाई नहीं देता है। इसको लेके ये भी काफ़ी चर्चा हुई, क्या ये जो ग्रोथ के आंकड़े हैं वो ठीक हैं? वो तो खैर राष्ट्रीय स्तर पे भी उस पर बहुत चर्चा हुई है कि क्या झोल है उसमें, क्या समस्या है। तो ये बातें वहाँ पे हैं। बट सर जो ये आप ये लॉस्ट 2 डेकेड्स बता रहे हैं, अगर वो फैक्टर्स जो ये लॉस्ट 2 डेकेड्स को लीड करते हैं, अगर उन पे हम थोड़ा एलैबोरेट कर पाए तो? हाँ, एक तो जैसे मैंने कहा कि जो गवर्नेंस अगर पूरी तरह से कोलैप्स कर जाए, जब लोगों को लगे कि जो भी मान लीजिए उद्योग में हैं या आम नागरिक हैं, अगर सबको लगे कि भाई कहीं से जो एक बेसिक सुरक्षा की जो भावना आप चाहते हैं ना, मसलन मैं आपको बताता हूँ कि बिहार में 80s 90s में डॉक्टर्स का अपहरण काफ़ी कॉमन हो गया था। और इस सब तरीके का जो एक माफिया वाला जो कंट्रोल जिसको आप कहिएगा, इनफैक्ट मैं आपको 90 की घटना बताऊं, नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन पूर्णिया ज़िले में ये चल रहा था कि ये जो दबंग थे, बैंक में जाके लोगों के खाते में कितना पैसा है वो पूछते थे, वो जानकारी इकट्ठा करते थे और उसके बाद उनको चिट्ठी लिखी जाती थी कि इतना आप पहुंचा दीजिए, नहीं पहुंचाइएगा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो जो बहुत बेसिक चीज़ें आप कहेंगे, मतलब जिसको, इसलिए मैंने कहा कि जिसको आप पूरी तरह से जंगल राज, माफिया राज, और उनको संरक्षण था, जो उस समय जो सत्ता में काबिज जो लोग थे, तो उनको ये लग रहा था कि इससे जो हमारा कंट्रोल है वो ठीक ठाक चलता रहेगा, हमें पैसा भी आता रहेगा। एक समीकरण जो जातियों का हुआ था, कम्युनिटीज़ का हुआ था, उसकी वजह से जो है हमारे इलेक्ट्रल सिस्टम में फर्स्ट पास द पोस्ट में आपके पास अगर 30-35% वोटर आपके साथ हों तो आमतौर पर समस्या नहीं रहती है क्योंकि बाकी कर सब बटे हुए हैं, तो ये तो चलता ही रहेगा। तो इस दौर से बिहार गुजरा इस पीरियड में। और जैसा मैंने कहा कि इंडस्ट्रीज़ का पलायन होना, जो उद्योग का पलायन या पलायन के अलावा जो लोग लगा सकते थे वहाँ पे, वो लोग भागने लगे। उसके अलावा अगर आप के पास रोजगार की संभावना ना हो तो आप देखेंगे कि निश्चित तौर पे लोग वहाँ से भागना शुरू कर देंगे। उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हालांकि पलायन बहुत पहले से था, ऐसा नहीं है कि पलायन कोई नई चीज़ है। जो फिजी और मॉरिशस इसमें जो हैं उसमें से आपको आधे लोग शायद ईस्टर्न यूपी बिहार के ओरिजिन से होंगे। तो पलायन का बहुत पुराना इतिहास है और जो ईस्टर्न इंडिया की जो दुर्गति हुई उसके पीछे एक ब्रिटिश कॉलोनियल कहानी और फिर उसमें जाना पड़ेगा। लेकिन मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि 19th सेंचुरी के बाद से जो दुर्गति होती है वो पृष्ठभूमि है, जिसको कई अर्थशास्त्रियों ने जिन्होंने इस पर बहुत बढ़िया काम किया है, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो एक परसिस्टेंट मास पॉवर्टी, उसकी जो जड़ बनी खास करके इंडो गैंजेटिक बेल्ट में, वो था 18th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक का जो कॉलोनियल दोहन था। दैट वाज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन परपिचुएटिंग दैट। और इसको मैं एक तरह से कहता हूँ कि एक स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी, हाथ पांव आपके तोड़ दिए गए, आप चलेंगे कैसे, उस तरह की बात मैं कह रहा हूँ कि ऐसी स्थिति बना दी गई थी। हिंदुस्तान चलता रहा जैसे तैसे, लेकिन अगर आप हिस्ट्री में जाना चाहें तो इंडो गैंजेटिक प्लेन के बारे में तपनराव चौधरी साहब बहुत जाने माने इतिहासकार रहे हैं, इकोनॉमिक हिस्टोरियन। वो कहते थे कि ये पूरे विश्व को खिला सकता था, लेकिन जो ब्रिटिश लैंड पॉलिसीज़, रेवेन्यू पॉलिसीज़ और उसके अलावा जो बाकी सारा धोन होता है, तो जो पूरे विश्व को खिला सकता था उसकी स्थिति भिखारी जैसी हो गई।
ये सब हिस्टोरिकल बैकड्रॉप है, लेकिन अगर आप आज़ादी के आसपास आते हैं और उसके बाद आज़ादी के बाद ही लेफ्ट ने कहा कि बिहार इज लाइक एन इंटरनल कॉलोनी ऑफ इंडिया। बिल्कुल तो अगर इस पे आप थोड़ा इलैबोरेट करें कि कोई जगह को कॉलोनी बनाने के क्या पैरामीटर्स है हाँ और बिहार कैसे उन पे खरा उतरते हुए दिख रहा था। बस मुझे लगता है कि ये भी एक थोड़ा सा एग्जैजरेटेड एनेक्डोट ही है। हाँ मामला है, लेकिन मूल बात उस पर यही थी कि जो रिसोर्सेज की जो रॉयल्टी मिलनी चाहिए थी, उसकी नीतियों को चैलेंज किया जा रहा था। कहा जा रहा था कि भाई जो इसकी जो रॉयल्टी मिलनी चाहिए राज्य को, वो नहीं मिल रहा है। तो मुद्दा यही था। उसके अलावा अगर 50-60 का आप दशक देखें तो इंडस्ट्रीज़ लगाने का जो पूरा तौर तरीका था, जो नीतियां थी, उसमें था कि भाई एक रीजनल बैलेंस होना चाहिए। तो रांची में आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रीज़ आप कहेंगे वो होता है, फिर बोकारो स्टील प्लांट है। तो ये अब वो झारखंड में है, वो बात अलग है। इसीलिए लालू जी ने कहा कि भाई सब तो उधर चला गया, बिहार के पास बचा क्या, बालू। हाँ, वो रेत के बारे में कह रहे थे कि और जो पूरा मैनेजमेंट हमारे रिसोर्सेज का खास करके जो एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज और रिवराइन रिसोर्सेज जो ये सब है, नदियाँ, उस सब के साथ समस्या ये थी कि जिस तरीके से उस पर ध्यान देना चाहिए था, जैसे कोशी वो बिहार की विभीषिका के नाम से जानी जाती थी काफ़ी अरसे तक, और उसके बाद अब उसकी डैमिंग इत्यादि हुई है, लेकिन उसमें भी जो ढंग से रख रखाव होना चाहिए वो होता नहीं है। हर कुछ वर्ष में आप देखते हैं कि पूरा का पूरा कोसी बेल्ट जो है वो डूब जाता है। और उसके पीछे अब ये भी एक समस्या है कि नेपाल के साथ जो हमारा समझौता होना चाहिए, इसको लेके उस पर कैसे काम करना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये तो खैर एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, लेकिन इंटरनल जो बात थी उसमें मुख्यतः इसी चीज़ को बार बार जो जोर दे के कहा जाता था कि जो रिसोर्सेज की जो रॉयल्टी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो उसके अलावा अगर और चीज़ों को आप देखें तो 50-60s में मुझे लगता है कि, और मैं कोई जो आर्थिक नीतियां रही हैं केंद्र की, उसको ये नहीं कहूँगा कि बिहार पे ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन कैसे उसके बाद चीज़ें गड़बड़ाने लगी 60s से खास करके, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार के नैरेटिव को समझना। बिहार का आप लेट 50s अर्ली 60s में अगर पर कैपिटा इनकम के स्टेट्स को रैंक कीजिए, इतना बुरा नहीं था। लेकिन अगर आप हाल के 20, 25, 30, 40 वर्षों को देखिए तो हम नीचे से 1 रहें कि 2 रहें कि 3 रहें, उसी में कम्पीट करते रहते हैं। चाहे झारखंड के साथ, अब झारखंड चूँकि नया राज्य हो गया है 2000 से, तो ये जो पूरा मिसमैनेजमेंट, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट और एक विजन का अभाव, ये सब जो मैं कहूँगा, उसके बाद अब क्या होता है कि खास करके 90 के दशक से वो जो पीरियड आप देख रहे हैं, वो जिसको बहुत लोग नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, उसमें जो है बिहार जैसे राज्यों की जो आर्थिक क्षमता और राज्यों से कम थी, मसलन तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, वो निश्चित तौर पर अगर आप कमज़ोर हैं और बाहर से भी ऐसा एक ढांचा आपके ऊपर थोप दिया जाता है जिसमें वो कमज़ोरी आपकी बढ़ेगी और वो गैप बढ़ता रहेगा। इसलिए मुझे लगता है, बड़ा आश्चर्य लगता है कि भाई इस तरह के ग्रोथ रेट अगर होते रहे हैं तो लोगों का पलायन क्यों नहीं रुक रहा है। अब तो स्थिति ये हो गई है कि पिछले तकरीबन 40 शायद 50 वर्ष भी हम कह सकते हैं, जिसमें कि स्कूल के फाइनल ईयर्स में ही बच्चों को बाहर भेज दिया जाता है जो समर्थ हैं। निश्चित तौर पे सब तो समर्थ हैं नहीं, तो अब यूनिवर्सिटी के लिए तो तकरीबन सब दिल्ली पहुंच जाते हैं या और जगहों पे जाते हैं। स्कूल के भी +2 वाला जो स्टेज होता है उसमें देखिएगा कि एजुकेटेड पेरेंट्स जो हैं और जो इकोनॉमिकली अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपने बच्चों को कहते हैं भाई बाहर जाओ, यहाँ रह के क्या करोगे क्या। जहाँ तक अपॉर्चुनिटी का सवाल है, बिहार में कुछ है ही नहीं। तो और किसी भी लेवल पे आप देख लीजिए, चाहे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी चाहे इंडस्ट्री में हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, एग्रीकल्चर में जो है
खैर एग्रीकल्चर में जो हैं अधिकतर तो वहीं अपना जो बसे हुए हैं, जो बस सकते हैं, जो भी अपनी आजीविका चला सकते हैं, जब तक चला सकते हैं वो चलाते हैं। लेकिन जब लगने लगता है कि वो भी संभव ठीक से नहीं है, और यहाँ पे जो वैश्विक नीतियाँ हैं और जिसमें हम बिल्कुल पूरी तरह से घुसे हुए हैं, उनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि एग्रीकल्चर की जो दुर्गति हुई है कई अर्थों में, और उसमें जो कई सारी चीज़ें जो एग्रीकल्चर को मान लीजिए सपोर्ट करना है, आप ये पॉलिसी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला जो है, वैसे भी बहुत कम किसानों के पास है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिस हद तक है बेसिकली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है। बिहार में कृषकों को इससे कुछ मिलना जुलना है नहीं, बहुत कम मिलता है। जो था भी, जो एक गारंटी थी, वो भी 2007 में उसको ख़त्म कर दिया गया। तो बिल्कुल मार्केट ड्रिवन एग्रीकल्चर है। तो उसमें जो है, एक साल अगर आपको लगता है कि भाई बहुत अच्छी संभावना है इस फसल की, और पता चला कि उपज ज़्यादा हो गई, प्राइस बिल्कुल क्रैश कर गया, तो आप तो डूब गए। आपने इतना सारा कर्ज लिया था, आप उसकी भरपाई कैसे करेंगे? तो ये सारी चीज़ें जो है निटी ग्रिटी जिसको आप कहिएगा एग्रीकल्चर को लेके, तो वहाँ ये है। और उद्योग का तो वो बिल्कुल ऐसी स्थिति में जिसको आप कह सकते हैं कि कोमा में है। वो औद्योगिक जो गतिविधियाँ हैं इतनी कम है, जबकि बिहार मतलब 20th सेंचुरी में भी ऐसा नहीं था कि इसकी हालत उतनी बुरी थी। अब कहीं कहीं कुछ पॉकेट्स जो रह गए हैं वो मूलतः झारखंड में है, चाहे वो जमशेदपुर हो, चाहे रांची हो, इस सब तरह के जो, या उसके आसपास के जो कुछ इलाके हैं, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़े हुए रहे हों या दूसरे भी किस्म के जो उद्योग हैं, अगर आप उनको देखें तो बाय एंड लार्ज वो उधर है। लेकिन बिहार में काफ़ी कम है उद्योग के नाम पे। तो मिला जुला के सर्विसेज तो सब कुछ होता है, और उसमें आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो किसी किस्म की सेवा कर रहे हैं, चाहे दूसरों की करें, चाहे अपनी सेवा करें, या वहाँ से भाग लेते हैं। तो ये स्थिति है जी। तो सर जैसे आपने समझाया कि पलायन एक तरह का, पर पलायन भी दो तरह के है ना, एक तो मजबूरी है और दूसरा एम्बिशन है। समझिए एम्बिशन ड्रिवन पलायन अगर है कि अगर कोई केपेबल आदमी है जो IIT या जो भी UPSC क्रैक कर सकता है, तो वो वहाँ से क्रैक करके आगे बढ़ रहा है। हाँ, उस पर ये मजबूरी के पलायन पे अगर आप थोड़ा समझाए कि ये इसकी स्थिति कैसे उभरती है। देखिए, इसकी स्थिति जो मजबूरी वाली जो बात है, जब आप उस पड़ाव पे पहुंच जाते हैं जहां लगता है कि परिवार की जो बहुत बेसिक ज़रूरतें जो है, अगर वो भी नहीं पूरी हो पा रही हैं, तो उसमें फिर ये पलायन की प्रवृत्ति जो है वो निश्चित तौर पर बढ़ती है। अच्छा, वो पलायन भी कई किस्म का है। एक तो जो है देश के भीतर, जिसको आप सर्कुलर माइग्रेशन कहेंगे, मसलन आप दिल्ली आए, पंजाब आए, जहाँ जहाँ आप कर्नाटक, तमिलनाडु आए, और जब आपके पास जब वो खेती वाला हार्वेस्ट का टाइम जब आता है, तो उसमें आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग वापस चले जाते हैं 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, जो भी है। और उसके अलावा जो दूसरा पलायन है वो हिंदुस्तान के बाहर का है। वहाँ भी बड़े स्केल पे लोग जा रहे हैं। थोड़ा उसमें कम्युनिटी लिंकेजेस का भी सवाल है। जो मिडल ईस्ट जा सकते हैं उसका जो रास्ता ढूंढते हैं, उसके कनेक्शंस ढूंढते हैं। तो ये दोनों किस्म के हैं, और ख़ास करके जो बाहर चले जाते हैं, बाय एंड लार्ज एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिहाज से उनका पार्टिसिपेशन, डायरेक्ट इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, वो कम हो जाता है, नहीं के बराबर हो जाता है। उनके रेमिटेंस के माध्यम से वहाँ कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी परिवार वाले करते रहें, चाहे खेती हो या छोटा दुकान लगा लें, इस सब तरह की चीज़ें जो हैं वो होती रहती हैं। लेकिन उनका जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन आप कहिएगा वो नहीं के बराबर है। लेकिन देश में जो लोग पलायन करते हैं, ख़ास करके वो बहुत बड़ा तबका, ये शुरू हुआ था नॉर्थ वेस्ट से, उसके बाद धीरे धीरे ये साउथ की तरफ आता गया। और आप पहले पलायन हो रहा था नॉर्थ वेस्ट की तरफ, अब ये हर जगह हो रहा है। हाँ, खास करके साउथ ही नहीं, बल्कि देखिए ईस्ट में बहुत कम पलायन होता है। हिस्टोरिकली अगर आप देखिएगा तो जो अभी जिसको हम वेस्ट बंगाल बोलते हैं, तो बंगाल एक बहुत बड़ा, खास करके कलकत्ता और उसके आसपास,
बहुत बड़ा गढ़ था बिहार के लोगों के लिए, जो देश के भीतर पलायन का। देश के बाहर का तो मैंने आपको बताया ही कि जो ये छोटे मोटे जहाँ प्लांटेशन धंधा शुरू हुआ, ये सारे उसमें वो इंडेंचर्ड लेबर ले जाए गए, और इनफैक्ट इंडेंचर्ड लेबर तो यूएस तक गया, अगर आप वो पीरियड देखिएगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो लेकिन ये जो पलायन है उसमें अब मैं 8-10 साल पहले की बात आपको बताऊं, एक आदमी से मैं 2 जगह मिला जिसने पलायन किया हुआ था, गोवा में और श्रीनगर में। क्योंकि जब समर वहाँ था तो वो Off season। ऑफ सीजन, और नहीं तो फिर वो, तो इस तरह के आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। बेसिकली सो कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट गढ़ बन गया है। तो बिहार वाले तो आप हिंदुस्तान के किसी राज्य में चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज इलाकों में चले जाइए, तो आपको मिल जाएंगे वहाँ हमारे बिहार के वर्कर्स। तो ये तो है। और अब हाल के वर्षों में जो है, जो अपॉर्चुनिटीज़ का जो मैं आपको बता रहा था कि उसकी संभावना हर जगह से खुल रही है। तो अब उसमें जो है ये सर्कुलर किस्म का माइग्रेशन या मल्टी लोकेशनल जो हाउस होल्ड्स हैं, जिसको आप कह सकते हैं, चाहे वो एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो या अपने परिवार के साथ इधर आ गए हों। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ अभी भी बहुत ज़्यादा वहाँ से लोग आते हैं काम करने के लिए, और पहले अधिकतर सिर्फ वर्कर्स आते थे, अब उनका जो है परिवार भी आता है। उसमें एक बहुत बड़ा कारण, और यहीं पे अपॉर्चुनिटी वाली बात जो है, जिसको सिर्फ हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी से नहीं जोड़ सकते हैं, जो सोशल अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं, मसलन एजुकेशन, उसकी संभावना, उनको लगता है कि स्वास्थ्य की भी जो बात है, ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल एक तरीके से ठंडे बस्ते में चली गई थी बिहार सरकार में जो लोग थे उनके लिए। और 80s 90s अर्ली 2000s तक ये गंभीर समस्या थी। तो उसमें जो है ये पलायन वाला जो एक ट्रेंड था, वो निश्चित तौर पे और मजबूत हुआ, एक्सेलरेट हुआ। और उसी समय जो है, अब देखिएगा, अब जैसे लेट 60s अर्ली 70s के बाद पटना यूनिवर्सिटी, उसकी क्या दुर्गति हो गई। धीरे धीरे आप देखते हैं कि बिहार के सारे शिक्षण संस्थान जो हैं, स्कूल से लेके, और स्कूल में सरकारी स्कूलों की बात करें तो फिर तो उनकी जो दुर्गति हुई, वो बहुत सारे उसमें कारण थे, और वो स्थिति कमोबेश अभी भी चल रही है। वैसे कहने को तो हमारा राइट टू एजुकेशन हो गया है, और राइट टू फूड है, और तो लेकिन जो ज़मीन पे जो तवज्जो देनी चाहिए थी रिसोर्सेज के माध्यम से, अब नव उदारीकरण का सबसे बड़ा जो नुकसान होता है ना, वो ये होता है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसको आप खुद ही इतना ज़्यादा स्क्वीज कर लेते हैं, चूँकि टैक्सेस जो हैं 2019 में आप जानते हैं कि वो कॉरपोरेट टैक्स जो है वो तकरीबन 10% नीचे ले आया गया, और उसके ऊपर से एग्जेम्पशंस। तो अगर आप ये कीजिएगा, और जब रिसोर्सेज का भी केंद्रीकरण हो जाता है, और जीएसटी के बाद से हो गया, स्टेट के पास जो इकोनॉमिक स्पेस था वो बहुत कम हो गया, तो आप करेंगे क्या? तो सरकार जो अपने बल पे रिसोर्सेज नहीं जुगाड़ कर सकती हैं, अब कर्नाटक अलग है, तमिलनाडु अलग है, महाराष्ट्र अलग है, इनके पास वो साधन है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो आप अगर खर्च करना भी चाहते हैं तो कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे? केंद्र की आस में कि भाई अब वो कुछ दे देंगे तो हो जाएगा। तो पलायन का भी जो मुझे लगता है एक रेट है, वो बढ़ता ही चला गया। 80s 90s इस पीरियड में अगर आप देखें तो उस समय से वो बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। इस पे जो भी मैंने काम किया, मुझे तो लगता है कि शायद ही कोई हाउस होल्ड हो जिसका कम से कम एक व्यक्ति, बशर्ते उसकी ये हालत हो कि उतना रिसोर्स वो जमा कर ले जिससे पलायन भी कर सके। आप देखिएगा कि जो सबसे कमज़ोर जातियां हैं, मसलन मुसहर में आप देख लीजिएगा, वो वहाँ से निकल ही नहीं पाते हैं। वो निकलना चाहेंगे, लेकिन वो भी जो एक रिसोर्स
होना चाहिए, उनकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। या बाहर लिंक होना चाहिए। हाँ, या बाहर लिंक होना चाहिए, वो भी बहुत फोन महत्वपूर्ण है। नंबर तो हो। हाँ हाँ, कुछ तो हो। ये जो और ये सारे जो रास्ते हैं पलायन के, उसमें जैसा आपने कहा कि वो लिंक बड़ा बहुत महत्वपूर्ण ढंग से काम करता है। तो कोई न कोई परिवार का हो, पड़ोसी को हो, कोई हो जहाँ वो अपना एक संपर्क साध सके। और उस सब में जो कास्ट डायनेमिक्स है वो भी वर्क करता है, वो भी ध्यान में रखने वाली बात। जैसे आप बोल रहे हैं कि रिसोर्सेस का सही तरह से हम्म। यूज या एलोकेशन नहीं हुआ, तो जब आप रिसोर्स बोलते हैं मैं लैंड सोच रहा हूँ, हम्म। पर क्या और भी कोई रिसोर्सेज है जिनका एलोकेशन सही तरह से नहीं हुआ? नहीं, निश्चित तौर पे मतलब एक तो जो सरकारें इन्वेस्ट करती हैं, उसके लिए जो है आप किन चीज़ों को तवज्जो देते हैं। जैसा एक तो लैंड रिफॉर्म्स वाली बात हो गई, उसके बाद क्या शिक्षा, स्वास्थ्य। हिंदुस्तान के सबसे चर्चित और प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों में अमर्त्य सेन का नाम लिया जाता है, और बिल्कुल सही कारण से लिया जाता। तो सेन साहब बराबर कहते हैं, कम से कम पिछले 10 साल में उनके मैंने कई लेखों में ये देखा है, और वो भारत की बात करते हैं, सिर्फ बिहार की बात नहीं करते हैं, कि भारत एक ऐसा देश है जो एक महाशक्ति बनना चाहता है बिना शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दिए हुए। तो जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, उसके लिए जो आपको रिसोर्सेज लगाने की ज़रूरत है। अब एक मुचकुंद दुबे कमेटी है, मुचकुंद दुबे साहब अब रहे नहीं, नीतीश बाबू ने जो है जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक कमेटी बिठाई, कहा कि भाई शिक्षा पे काम करेंगे, और दुबे साहब उसके अध्यक्ष थे उस कमेटी के। तो उन्होंने बड़ा बढ़िया वो एक रिपोर्ट दिया, वो रिपोर्ट मैंने देखा है जिसमें कि बहुत सारे रिकमेंडेशंस थे, बिल्कुल ठंडे बस्ते में उसको डाल दिया गया। तो क्या थे वो रिकमेंडेशन? रिकमेंडेशन तो पहली चीज़ तो एक कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए, उसके लिए यूनिट कॉस्ट की उन्होंने कि इतना कम से कम पैसा जो है प्रति स्टूडेंट इतना खर्च होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कुछ भी मतलब उनको लगा कि भाई ये हमारे बस की बात ही नहीं है। तो और ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज वाली बात थी, इंक्रीज तो होना ही होना था। मसलन ये जो यूनिट कॉस्ट वाला जो मुद्दा है शिक्षा के क्षेत्र में, मैं चूँकि इस पर कई सालों से 20-25 सालों से काम कर रहा हूँ, तो मेरा तो मानना है कि मिनिमम जो यूनिट कॉस्ट होना चाहिए वो जो हमारे सेंट्रल स्कूल और नवोदय विद्यालय होते हैं उस पे जो प्रति स्टूडेंट खर्च होता है उसको हमें बेस मान के चलना चाहिए। लेकिन अगर आप देखिएगा और जो बाकी सरकारी स्कूल हैं और सेंट्रल स्कूल हैं उनमें जो है इतना ज़्यादा अंतर होता है स्टेट बाय स्टेट। अगर आप देखिएगा किसी स्टेट में 1:20 होगा, किसी में 1:10 होगा, किसी में 1:60 होगा। सर एग्जाम्पल देंगे जैसे क्या खर्चा होना चाहिए एक स्टूडेंट पे सालाना या महीने का? तो यही मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि तकरीबन 32,000 के आसपास सेंट्रल स्कूल का पर स्टूडेंट पर ईयर? हाँ, पर ईयर एलोकेशन जब मैंने काम किया था उस समय की बात कर रहा हूँ। और किसी जो बिहार जैसे राज्य में जो है वो उसका 130th 140th के आसपास था। तो जब मैंने आंकड़े देखे 8,000 है और 300 दिन बंदा स्कूल कर रहा है, तो मतलब डिवाइड करेंगे तो खाने का भी नहीं बचेगा कुछ नहीं बचेगा। किताबें और जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो पूरी समस्या है, तो एलोकेशन में जो है मतलब मेरा मानना है कि किसी भी देश में शिक्षा और स्वास्थ्य पब्लिक गुड के तौर पे होना चाहिए, जिससे कि आउट ऑफ पॉकेट आपको स्पेंड नहीं करना पड़े, सरकार इसकी जिम्मेदारी ले ले। समझ आया सर। तो जैसे आप 32,000 बोल रहे हैं, तो शिक्षा का अगर अभी और ज़्यादा हो गया होगा, मैं तो आपको पुराने आंकड़े बता रहा था जी। करेक्ट, पर ये जो खराब अगर शिक्षा आपका स्तर ही खराब है शिक्षा का, तो अगर आप 32,000 खर्चा करेंगे तो वो और खराब नहीं होगा? नहीं, उसमें क्या तो है, अगर बिहार में अगर करना हुआ तो 32,000 से भी ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। सही बात है, डैमेज बहुत टाइम से और उसमें सारी चीज़ें हैं, वो ह्यूमन रिसोर्सेज की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। तो आप जो टोटल स्पेंड करते हैं और पर चाइल्ड उसको वर्कआउट कर लेते हैं। तो हमने तो पता नहीं क्या स्थिति बना के रखी है, और कहीं वो लगता है कि अंधेरा है, दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए पलायन होता है। जो भाग सकते हैं बहुत सारे लोग वो भाग जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सब लोग भाग गए क्योंकि जो वहाँ से बाहर निकले हैं वो भी अपने परिवार को सपोर्ट करते हैं, उससे जो भी कुछ हो पाता है
कुछ स्कूल फंक्शनल हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ये नहीं कर रहा हूँ कि सारे सरकारी स्कूल जो है डिसफंक्शनल हो गए हैं। उसमें भी एक ज़बरदस्त हायरार्की जैसी है। अब जैसे नवोदय विद्यालय हैं, तो हर ज़िले में एक नवोदय विद्यालय है और उसके लिए होड़ मची रहती है कि भाई कैसे वहाँ पे एडमिशन हो जाए। उसके अलावा भी कुछ नाम से ना हो, लेकिन आपको स्कूल मिल जाएंगे जो ठीक ठाक फंक्शन कर रहे हैं। लेकिन मिला जुला के जो एक एजुकेशन का लैंडस्केप है, उसकी तो मेरी समझ से काफ़ी दुर्गति हुई है। और जब ऐसा होता है तो हमेशा क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर फिल इन करता है उस स्पेस को, उस हायरार्की में जो बिल्कुल नीचे है। तो बिहार के आप किसी गांव में चले जाइए आज, तो आपको एक कोई पिंटू इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल, डब्लू इंग्लिश मीडियम पब्लिक मिल जाएगा। लेकिन मतलब एक खराब स्तर का प्राइवेट, खराब से खराब स्तर मान लीजिए। लेकिन कई मतलब वो जो एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं, जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, उनको भी लगता है कि शिक्षा जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट मोबिलिटी चैनल है। उनको एक तरीके से ये झांसा देते हैं। उनको लगता है कि भाई मतलब कम से कम कोई पढ़ाने के लिए है तो उपलब्ध वहाँ पे। अब वो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, उसकी गुणवत्ता जो है अगर आप उस पर ध्यान दें तो बहुत चिंता का विषय होता है। क्या 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 कहा जाए। पर काफ़ी पॉलिटिकल मूवमेंट्स अब लास्ट 2 साल 3 साल में हमें बिहार में देखने मिल रही है। तो वो पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो है वो एक तरह का दावा कर रही है कि पॉलिटिक्स ये चीज़ों को सुधार सकता है। आपका क्या व्यू है उसमें? ये पॉलिटिक्स तो एक क्रिटिकल चीज़ है किसी भी ढंग की इकोनॉमिक पॉलिसी को लाने के लिए। देखिए, इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट्स की कोई कमी नहीं है। हम 10 20 इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट्स की बात कर सकते हैं जो बेहतर हैं या बेहतर से बेहतर हैं, लेकिन कोई इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट तभी पॉलिसीज में ट्रांसलेट होगा जब उसके पीछे एक पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट हो और प्लस 2 डेकेड टाइप टाइम हो। हाँ, टाइम हो। मतलब कोई वो जो है औने पौने तो हो नहीं सकता है। कोई ऐसा जी हाँ, तो वो तो निश्चित तौर पे है। और वहीं पे जो लगता है, जैसे नीतीश जी से लोगों को लगा था कि भाई ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि इकोनॉमिक इश्यूज पे भी जो एम्फेसिस होना चाहिए ढंग से वो होगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया शिक्षा वाली बात को लेकर वो रिपोर्ट जो है, इसी तरीके से बंदोपाध्याय साहब को उन्होंने कहा था कि लैंड वाले सवाल पे उस एक कमीशन बनाया था और उसकी जिम्मेदारी उनको दी थी। चेयर थे वो, एक्स ब्यूरोक्रेट, वो भी अब नहीं रहे दुनिया में, तो डी बंदोपाध्याय, उसको भी कूड़ेदान में डाल दिया गया। अब फिर आपको लगने लगता है कि भाई ठीक है, आपने जो माफिया वाली जो बात थी उसको कंट्रोल कर लिया काफ़ी हद तक। बाकी चीज़ों पे फिर क्या किया? इनफैक्ट इसलिए मैं खास करके ये जो ग्रोथ वाला जो नैरेटिव होता है ना, ग्रोथ रेट और इस सब में उसमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इस पे भी मैं थोड़ा बहुत काम करता रहा हूँ। तो मैं बहुत ही सस्पिशियस हूँ जब लोग अचानक कुछ आंकड़ा फेंक देते हैं हवा में। वो मुझे लगता है कि उसको गंभीरता से लेने में बड़ी परेशानी है कि 10% हो रहा है, 9% हो रहा है। तो एनीवे, तो मैं कह रहा हूँ मान लीजिए अगर हो भी जाए और अगर ग्रोथ जो है बहुत छोटे तबके में सीमित हो, मान लीजिए फाइनेंशियल मार्केट्स में ग्रोथ पूरा सबमिट है, लोगों को क्या मिला? वो तो कुछ पे मिलता नहीं है, चाहे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हों चाहे सोशल अपॉर्चुनिटीज़ हों। यहाँ मैं आपको एक बहुत छोटा सा आंकड़ा दूंगा जिससे बहुत आसान भाषा में और सहज ढंग से लोग समझ सकते हैं। अगर आप 80 से लेके अभी तक के आंकड़े देखें कि जो ग्रोथ रेट से क्या अपॉर्चुनिटीज़ का सृजन हुआ है एम्प्लॉयमेंट को लेके खास करके, तो 80s में अगर आप देखें कि डेकेड पूरे उस दशक में तकरीबन 5-5.5% के आसपास ग्रोथ रेट था और लेबर ऑब्जॉर्प्शन जो था वो 2% के आसपास था। ये पूरे इंडिया के बारे में आपको बता रहा हूँ। 90s में जो है ये बिल्कुल उसका आधा हो जाता है ग्रोथ रेट। हाँ, तकरीबन 5.5-6 के आसपास रहता है ग्रोथ रेट में, कोई खास एक्सेलरेशन नहीं होता है, लेकिन जो रोजगार सृजन जो है उसका आधा हो जाता है। इनफैक्ट आप सेकेंड हाफ 80s का देखिएगा तो वो तकरीबन 1/4 रह जाता है। उसके बाद तो खैर ग्रोथ रेट में भी थोड़ी गिरावट हुई। फिर यूपीए पीरियड में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता है, यूपीए 1 में खास करके, और वो जो
चौथाई तक पहुंच गया था, वो तकरीबन फिर 1 के आसपास आ जाता है। ग्रोथ रेट उसके बाद बढ़ता ही रहा। उस पीरियड में ग्रोथ रेट जो है वो तकरीबन डबल डिजिट छूने वाला था, अगर आप यूपीए 1 का कुछ साल देखें। उसके बाद जो है, तो ये जो पूरा आपका ग्रोथ है, ये क्या हो गया, जॉब लेस ग्रोथ जो कहेंगे आप, क्योंकि ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन अपॉर्चुनिटी का सीजन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके पास अगर खुद अपने एसेट्स नहीं है जिसका आप इस्तेमाल कर सकें। सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो एम्प्लॉयमेंट होती है, लाइवलीहुड होती है उस तरीके का। जब वही ख़त्म हो रहा हो, आप अगर 13, 14, 15, 16 वाला पीरियड देखें, उसमें कुछ साल जो हैं जिसमें कि जॉब लॉस ग्रोथ है। हालांकि ग्रोथ थोड़ा घटा था उस पीरियड में, लेकिन उसके साथ साथ नौकरियां कट दिया। हाँ, जो लेबर ऑब्जॉर्प्शन जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा था। इनफैक्ट ये आरबीआई क्लेम्स एक डेटा सोर्स है, उसके बेसिस पे आप अगर तकरीबन 1980s का देखें, जहाँ की हर सेक्टर में आपको ग्रोथ के साथ साथ लेबर ऑब्जॉर्प्शन हो रहा था। अगर आप हाल के वर्ष में देखिए तो तकरीबन 10-12 सेक्टर से 27 सब सेक्टर्स हैं उसमें, जिसमें पूरी इकोनॉमी को जोड़ के देखा जाता है। उसमें से 8-10 ऐसे हैं जिसमें कि ग्रोथ है, लेकिन लेबर ऑब्जॉर्प्शन बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, बल्कि छटनी हो रही है। तो ये जो पूरा माहौल है, और प्लस आप उन पे टैक्स कम कर रहे हैं 10%। बिल्कुल बिल्कुल ना ही ये जॉब क्रिएट कर रहे हैं, ना ही ये पब्लिक रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो रिसोर्सेज वाला जो सवाल जो आपने मुझसे पहले पूछा, तो ह्यूमन रिसोर्सेज एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्या आप उसको सीरियसली लेना चाहते हैं? हाँ, क्या आपने वो किया? बिहार के बारे में तो आप बहुत ठोक बजा के कह सकते हैं कि नहीं किया। 40-50 वर्षों की अगर हम बात करें तो थोड़ा ऊपर नीचे वाली कहानी रही है, बट मिला जुला के वही स्थिति है कि आप अपने सिटीजन्स को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहे। पॉलिटिकल मूवमेंट्स ये कर क्या रहे हैं अभी तक का, अगर उनका लेखा जोखा देखा जाए, सिवाय इसके कि आप एक राजनीतिक माहौल जरूर बना देते हैं अपने पक्ष में। आपने 2-1 पार्टीज की बात की अभी, तो और उसके अच्छे आसार हो सकते हैं, बशर्ते आप उसको सीरियसली इम्प्लीमेंट करने का प्रयास तो करें। उसके लिए जो है एक इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट आप ढंग से बनाइए, सोशल ब्लूप्रिंट बनाइए। वो बना के आप कहेंगे नहीं हम इनके बारे में सीरियस हैं और करके दिखाएंगे। हो ये रहा है कि जो थोड़ा बहुत सीरियसनेस आपको दिखाई देता है, वो किस चीज़ पे दिखाई देता है कि हम जो है कुछ सो कॉल्ड वेलफेयर स्कीम्स जो है उस पे खर्चा करेंगे और कर भी देते हैं। ऐसा नहीं है जैसे कर्नाटक में कांग्रेस ने किया और एक साख बनी उसकी। राष्ट्रीय स्तर पे जो है कुछ खास किस्म के जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसका काफ़ी फ़ायदा भी मिल रहा है कुछ पार्टीज़ को। तो बट उसके बियॉन्ड जिसको आप कहिएगा ना कि एक एंटाइटलमेंट वाली बात जो है, अपॉर्चुनिटीज जो हों, राइट्स फ्रेमवर्क से हम पूरी तरह से निकल गए हैं। हम डोर फ्रेमवर्क एट बेस्ट, जहाँ वो सीरियसली भी हो रहा है तो वो है। और पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट हमारा है वो इस रास्ते पे है जिसमें कि रोजगार की संभावनाएं कम से कमतर होती जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में किसका क्या होगा? बिहार तो ठीक है, सबसे मैंने बाप से कहा ही कि नीचे से हम जो है कि हम 1 रहेंगे कि 2 रहेंगे कि 3 रहेंगे, उसी में कम्पीट करते रहते हैं। कभी झारखंड के साथ, कभी उड़ीसा के साथ, तो वो चल रहा है। लेकिन जो दूसरे राज्य भी जो हैं उसमें भी जहाँ लोग भाग के आते थे वहाँ भी अपॉर्चुनिटीज जब लिमिटेड होंगी तो तमाम किस्म के नेगेटिव डिस्कोर्स शुरू होंगे, नेगेटिव माहौल होगा। और उसमें वैसे ही एक बहुत बड़ा जो एक नेगेटिव माहौल बन गया है, वो राजनीतिक धार्मिक जुमलों का जो एक बहुत बड़ा, क्या कहा जाए इसको, तो हम पैंडेमिक कह सकते हैं। हाँ, एक महामारी नॉर्मली 1-2-3 साल में गायब हो जाती है, हो जानी चाहिए। ये तो 13 साल चल गई अभी। ये तो इतना लंबा चल गया है। वो तो है सर। और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं इकोनॉमिक दृष्टिकोण से भी वो बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको एसेस करना, समझना और उस पर काम करना। आप अगर डिस्क्राइब कर पाए कि एक एवरेज फैमिली ऑफ से 2 भाई, उनकी बीवियाँ, उनके बच्चे और एक माँ बाप, मतलब 8 जन की फैमिली अगर आप पकड़ें, तो उनका क्या इकोनॉमिक एस्पिरेशन है और क्या इकोनॉमिक रियलिटी है,
और दूसरा सवाल सर कि जैसे हर पॉलिटिकल आउटफिट कास्ट सेंसस हम्म। को लेकर बहुत सीरियस है, पर बिहार को लेकर तो ये दोनों में कोई रिलेशन है इनके जो इकोनॉमिक ढांचे में, जो इकोनॉमिक स्टेट और एम्बिशन है, और कास्ट सेंसस, क्या ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को ठीक कर सकती है? कुछ हद तक जो एक डिस्क्रिमिनेशन है निश्चित तौर पे, खास करके जो एससीज, एसटीज और भी जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट हैं, जब उन सब के बारे में आप कहते हैं तो उनको लगता है कि भाई अगर एक सेंसस हो जाए और जो एक कम से कम अफर्मेटिव एक्शन हमारे संविधान द्वारा दिया गया है तो उसको तो कुछ हद तक तो आप कर ही सकते हैं ना। हालांकि वही एक मूल कारण नहीं है कि वो क्यों नहीं होता है, उसके साथ साथ जो अलग किस्म के पूर्वाग्रह हैं, इकोनॉमिक एलीट इंडिया का है, सोशल एलीट जो है वो एक तरीके से इसको सीरियसली लेता ही नहीं है। वो भले ही एक टोकनिज्म के तौर पे, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं जो उसकी बात कर रहे हैं नॉन सीरियस हैं, लेकिन इन जनरल क्या हुआ, मतलब आज़ादी के बाद से, कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने अडॉप्ट किया उसके बाद से जो सीरियसनेस होनी चाहिए तो नहीं रही, हम सभी लोग जानते हैं। इसके लिए तमाम अध्ययन हुए हैं, काफ़ी काम हुआ है, जिस रफ्तार से होना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, खास करके शुरू के जो 3-4 दशक थे, और इसीलिए जो है 1970s में वो स्पेशल कंपोनेंट प्लान बजट का आया, चाहे शेड्यूल कास्ट को लेके, शेड्यूल ट्राइब को लेके, कि भाई कैसे उसको एक्सेलरेट किया जाए, तो हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम इसको बिल्कुल एक खाली स्लेट बोलेंगे। जिस तरीके का सीरियसनेस होना चाहिए था, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो यही कहूँगा कि उसका अभाव रहा। अब क्या हो गया है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई तरीके से आप उसको और ज़्यादा कमज़ोर कर देना चाहते हैं, तो उसमें कास्ट सेंसस वाली जो बात है शायद कुछ हद तक चीज़ों को रेक्टिफाई कर सकती है। उस प्रश्न पे तो मैं ये कहूँगा। दूसरा जो आप बात पूछ रहे थे कि भाई एक 8-10, 6-8 जने का एक परिवार हो और उसके लिए किस किस्म की एस्पिरेशंस जो है, तो एस्पिरेशंस जो है वो रियलिटी पे भी डिपेंड करता है। अभी आप बिहार के संदर्भ में देखें तो बहुत लोग तो यही चाहते हैं कि भाई बच्चा कितना जल्दी यहाँ से भाग जाए, हाँ, भाग के कहीं कुछ भी पकड़ ले। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो हाल के आंकड़े रहे हैं, मैं एक दो आंकड़ा आपको देना चाहूँगा कि 27.5% लोग इस देश में जो है वर्कर्स, उनकी जो दैनिक मजदूरी है जो उनको मिलती है 100 रुपये या उससे कम है, यानी कि महीने का 3,000। तो उसके लिए तो 5,000 भी बहुत बड़ा एस्पिरेशन हो जाता है। अगर आप नरेगा की जो मजदूरी है अब 300 रुपये कर दी गई है प्रतिदिन, अगर आप उसको लेके देखें तो बनता है 9,000 रुपये महीने का, तो तकरीबन 54% के आसपास उसके नीचे हैं या उस जगह तक पहुंच पाते हैं। अगर आप ऐसे वर्कर्स को देखो, इसमें सारी कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स को मिला रहा हूँ, वो कैजुअल वर्कर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, रेगुलर सैलरी वर्कर्स, सबको हम मिला रहे हैं। अगर आप उनको देखें तो सिर्फ 22% वर्कर्स हमारे देश में जो हैं जो 500 रुपये से ज़्यादा कमाते हैं, मात्र 22%। जो रेगुलर वर्कर्स जो हैं, अगर आप उनको देखें, एक तो उनकी संख्या बहुत कम है इस देश में, तथाकथित जिसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर, संगठित क्षेत्र कहते हैं, मिला जुला के वहीं पे है। तो ये जो एक स्थिति है इसमें एस्पिरेशन क्या होगा, हाँ, कि अगर आप 3,000 वाले में हैं तो भाई 5,000, 6,000 कुछ भी हो जाए। और जैसे आप नरेगा कोट कर रहे थे कि 9,000 रुपया, हाँ। पर वो नरेगा तो 100 दिन के लिए ही होता है। हाँ 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 हाँ, नहीं मैं तो सिर्फ मतलब ये हाँ, एक उसका बेंचमार्क बनाने का मैं आपको बता पर सरकारी जो मिनिमम वेज का बेंचमार्क है वो वही है, नरेगा का जो फी है। नहीं, सरकारी बेंचमार्क तो क्या है कि वो देखिए, मतलब 210 है आई थिंक। एक कहते हैं कि नेशनल फ्लोर वेज,
और एक दूसरा होता है मिनिमम वेज। तो मिनिमम वेज को लेके 1957 में नेशनल लेबर कमीशन जो था उसमें एक लेवल तय किया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में एक लेजिटिमेसी दी। अगर आप उसको देखें तो उस लिहाज से मिनिमम वेज जो है वो 700-800 रुपए के आसपास उसके हिसाब से। लेकिन एक कमेटी बनाई थी, एक सतपथी कमेटी इसी सरकार ने बनाई थी, तो उसने जो है तकरीबन 375 के आसपास जो है मिनिमम वेज, एक रेंज में था वो, लेकिन 375 के आसपास जो है। अब एक तो यही अपने आप में जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको एक अप्रूवल दिया है, उसके बाद आप उसको घटा देते हैं, आधा कर देते हैं, तो ये अपने आप में एक क्या कहा जाए, मतलब मुझे तो उसके लिए एक अप्रोप्रिएट टर्म भी नहीं सूझता है। बट आप ब्लेटेंटली जो है जो हमारा हाईएस्ट कोर्ट है, कोर्ट है, उसकी लीगैलिटी को अंडरमाइन करते हैं, उसके जजमेंट को अंडरमाइन करते हैं। तो इस सब को लेके देखिएगा तो मतलब 15,000 से नीचे तो कुछ मतलब बात बनती ही नहीं है ना, मिनिमम वेज एक मंथ के लिहाज से। बट आप अगर सुप्रीम कोर्ट वाला देखें तो फिर उसी हिसाब से बना लीजिए, वो 20,000 तक पहुंच जाएगा, 21,000 पहुंच जाएगा। लिविंग वेज की बात होती है, वो कहते हैं कि भाई वो 25,000 से कम नहीं होना चाहिए। हाँ, तो डिस्कोर्सेज में अर्थशास्त्रियों को जो डिस्कोर्स हैं उसमें एक मुझे लगता है कि अनलेस आप भयंकर दक्षिण पंथी हो, जिसमें आप कहेंगे मिनिमम वेज होना ही नहीं चाहिए, बाकी लोग कहेंगे भाई 20-25 हज़ार तो कम से कम होना चाहिए ना। अगर आपका 5 यूनिट का भी परिवार मान के आप चलें तो इतना तो होना चाहिए। इनफैक्ट जो मैंने आपको नेशनल कमीशन, जो लेबर कमीशन की जो बात बताई, वो तो था कि 2 एडल्ट्स एंड 2 चिल्ड्रन, तो 3 यूनिट की बात हो रही है। उसके बेसिस पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, रैप्टोकॉस वाले केस में, ये 92 वाला जजमेंट जो मैंने आपको बताया, तो होना ये चाहिए। अब क्या है कि मतलब लोग देख रहे हैं कि हमें मिलना तो कुछ है नहीं। इनफैक्ट आपको जानकारी होगी, मतलब आश्चर्य नहीं होना चाहिए किसी को, कि पिछले 10 साल में जहां हमारे सबसे ज़्यादा वर्कर्स हैं, इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स, सरकारी आंकड़े आपको बताते हैं स्टैग्नेंट है रियल वेज। आप बताइए कि वैसे ही वेजेस इतने कम हैं और वो स्टैग्नेंट हैं। चाहे आप WRRI का डेटा देखें, ये लेबर ब्यूरो का है, या जो सर्वे है अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस का, तो ये जो सर्वेज हैं जो बेसिकली इनफॉर्मल सेक्टर को देख रहे हैं, तो उसमें तो स्थिति ये है कि बिल्कुल फ्लैट है। जबकि 10-11 से लेके 14-15 तक आप देख रहे हैं कि उसमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुआ था। तो ये जो हमारी क्या कहा जाए नई आज़ादी, कुछ लोग कहते हैं ना, जो उनके स्पोक्स पर्सन है, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे, नई आज़ादी के नए गुलाम, ये किस तरह की चीज़ें जो है कहा जा रहा। एक चीज़ जो हमेशा सामने आती है और जिस पे आपने थोड़ा रिसर्च भी किया है, उसको लेकर मैं बात करना चाहता हूँ कि जब पेपर लीक होते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट भी बिहार में होता है, और जब पेपर लीक होता है तो सबसे ज़्यादा फोकस भी बिहार पे होता है। तो ये पेपर लीक कैसे होता है सर? कहाँ शुरू होता है, कैसे होता है? उसका एक सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, एक स्टूडेंट के माइंडसेट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? अगर ये सब चीज़ों को लेके आप थोड़ा हमें समझाए तो देखिए, ये हम लोग थोड़ी देर पहले महामारी और उसकी बात कर रहे थे। ये अब एक नई महामारी बन गई है और उसमें जो है जो पूरा एक इतना मजबूत तंत्र बन गया है, जबकि लोग कहते हैं कि बड़ा बहुत सिक्योर है, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप इन चीज़ों पे बहुत कंट्रोल रख सकते हैं। लेकिन जब अब यही होता है ना कि उसके लिए जब डिमांड बढ़ेगा, रेम्यूनरेशन जो आपको उसके लिए मिलना है, अगर आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप करोड़ों के बादशाह हो जाएंगे। उसमें जो पूरा एक नेटवर्क है, सब फायदा उठाते हैं। तो हुआ ये है कि जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज़ कम होती चली गई तो लोगों को लगा कि भाई ये जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जुआ है जिस पे आप दांव लगा सकते हैं। और बिहार जो है
जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, इनफैक्ट 2-3 दिन पहले न्यूज़ में जा रहा है कि इसका जो लिंचपिन था वो बिहार में पाया गया। नेशनल लेवल पे जो बहुत सारे पेपर लीक्स हुए हैं, चाहे यूपी में हो, बिहार में हो, कहीं पे भी, और या जैसे नेशनल लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं उन सब का, चाहे वो रेलवे का हो चाहे किसी और चीज़ का हो, तो इस सब का जो बहुत महत्वपूर्ण कर्ता धर्ता इसके जो थे, ये 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि बताया गया कि भाई वो बिहार में उनको आइडेंटिफाई किया गया कि वहाँ के हैं वो। उसके बाद क्या कार्रवाई हुई उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। बेसिकली हुआ ये है कि जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म होती चली गई, कम होती चली गई, तो जो भी चीज़ें हैं उसको आप कैसे अश्योर कर सकें अपने लिए। 70 के दशक में पेपर लीक की बात नहीं होती थी, एक आध कभी हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नई चीज़ है हमारे लिए। कम से कम एक घटना तो मैं जानता हूँ 70 के दशक की भी, वो था किसी स्कूल का एग्ज़ाम, सीबीएसई वाला, उसका पेपर लीक होना था, बट वो बहुत छोटे स्केल पे कुछ था और कुछ हुआ होगा उसमें। आप 80 तक आ जाइए, 90 तक आ जाइए, ये ऐसी बात सुनने को नहीं के बराबर आती थी। अब जो है ये तो हर कुछ सप्ताह में आपको जब भी कोई इम्तहान होता है तो इम्तहान भी होने कम हो गए हैं। सरकारी नौकरी के लिए जो इम्तहान होने हैं, बेसिक चीज़ ये है कि जुड़ा हुआ है ये जो पूरा धंधा है, इसके जो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पल्सेस जो हैं, इसी चीज़ से कि अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल श्रिंक कर गई हैं। और उसके बाद आप रास्ता तो ढूंढ ही लेंगे ना, जहाँ इतना बड़ा दांव आप चलने को तैयार हैं, और वो दांव कैसे चलते हैं भाई, ये जो सारे जिनसे भी आप जो भी उगा सकते हैं, ये उगा ही है ना। एक डेस्परेट सिचुएशन में जो होता है, जो मरता क्या न करता वाली बात, आपदा में अवसर वैसे। हाँ, तो वहाँ तो उनके लिए यही है, आपदा है ये, भाई कहीं कुछ मिल नहीं रहा, उसी में जो ये तमाम किस्म के लोग जो सरकार के साथ, इसमें से आप देखिएगा अधिकतर लोग जो है वो मिले रहते हैं। हाँ, उसके बिना हो ही नहीं सकता है। सरकारी ऑफिसर भी सोच रहे हैं कि कहाँ किसी आदर्श बालक को ला के बिगाड़े, अच्छा पेपर लीक वाला यही ले आए, पहले साल में ही बिगड़ा हुआ मिलेगा। बहुत बढ़िया बात आपने कही। निश्चित तौर पे जो है जो चोरी करके आएगा ये तो आगे चोरी ही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो और क्या करेगा। तो ये जो एक सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है, तो अब तो मतलब कोई सैंक्टिटी लगता ही नहीं कि कोई एग्जाम जो है, इस तरह के एग्जाम्स जिसमें कोई सैंक्टिटी रह गई हो। अब आप पकड़े ना जाएं वो अलग बात है, लेकिन लगता है कि क्वेश्चन मार्क। जी, ब्रॉड स्तर पे अगर पकड़ना हो तो पकड़े जाएंगे ही ना। कोई एक प्रीलियम होगा जहाँ पे आपको परसेंट मिला होगा, कोई 10वीं की मार्कशीट होगी, कोई 12वीं की मार्कशीट होगी। आप ब्रिलियंट स्टूडेंट अगर रहे होंगे तो थोड़ी एक डिस्क्रिपेंसी दिख सकती है, हाँ, वो अनोमली होगी। हाँ, सही बात है, सही बात। बट पूरी तरह से आप सीधा ही मतलब 12वीं में 40 और फिर यहाँ पे 99 और 100 तो बिल्कुल 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 नहीं, आप अब उसकी मंशा होनी चाहिए ना पकड़ने की, और चीज़ों को एक संभालने की, और व्यवस्था थोड़ी मजबूत हो, उसमें किसकी रुचि आप बताइए मुझे। बहुत कम लोग। मतलब मैं तो जब अलग अलग पक्षों को देखता हूँ अपने देश में, एग्जाम्स का सवाल हो या इकोनॉमिक मैनेजमेंट का सवाल हो, जुमला से ज़्यादा महत्वपूर्ण तो मुझे कहीं कुछ नहीं लगता है। आप कुछ भी बोल दीजिए, उस पे आप ना कुछ करना चाहते हैं, और जितना बड़ा जुमला है उतनी आपकी तारीफ भी हो जाती है। एक ऐसा दौर आया है जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वही है। तो जब इंटेंशन नहीं रहेगा, जब आपका कोई कमिटमेंट जो है, इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कम्युनल हार्मनी हो, इस सब के प्रति अगर आपका बिल्कुल ज़ीरो कमिटमेंट है, और जैसा मैंने कहा अगर आप ग्रोथ में इंटरेस्टेड भी हैं तो किसके ग्रोथ में इंटरेस्टेड हैं? जो पिछले 30 वर्षों में आप देखिएगा, सबसे जो इम्पोर्टेंट रहा है ग्रोथ के लिहाज से वो है फायर, हाँ, यानी कि फिनेंस, इंश्योरेंस, रियल स्टेट, ये जो कुछ सेक्टर्स हैं। बाकी एग्रीकल्चर का क्या हो रहा है? तो जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं उस पर आप कहाँ ध्यान दे रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग में भी आप किसका क्या कर रहे हैं? अब आप देखिए ना कि मैन्युफैक्चरिंग का जो हमारा शेयर है, इतने सालों से, मतलब
अब तो दशकों हो गए वो स्टैग्नेंट है, और हाल में तो उसका शेयर भी जो है जो 16-17% था उसे घट के वो 13-14% के आसपास आ गया है, जहाँ जीडीपी में जो टोटल नेशनल इनकम है उसके इसमें देखिएगा तो एम्प्लॉयमेंट में 11-12% के आसपास है वो। तो मैन्युफैक्चरिंग पे भी क्या हो रहा है, मतलब अब क्या क्या कहें। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आप क्रिएट कर सकते हैं इस देश में, उस पे काम बहुत कम हो रहा है मेरी तरह से, मेरी समझ से। और जो हो भी रहा है हम सभी लोग जानते हैं कि वो किसका भला हो रहा है। एक दो उद्योगपतियों का बच गया देश। बस तो ऐसी स्थिति में लाके हमने अपने आप को खड़ा कर लिया है। अगर आज आप मुझसे यही सवाल, अगर मान लीजिए हम लोग चर्चा में होते और 20 वर्ष पूछते कि क्या ऐसी स्थिति कभी हो सकती है, मैं कहता नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा नहीं, हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता है। तो जब चीजें पूरी तरह से अंडरमाइन हो जाएंगी, प्रोसेसेस पूरी तरह से अंडरमाइन हो जाएंगे, और स्लोगनियरिंग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाएगी, उसका जुड़ाव कुछ चीज़ों से आप राजनीतिक धार्मिक मैंने जैसा कहा उनसे उनको नाभिनाल बद्ध कर दीजिए, ऑर्गेनिक कनेक्ट कर दीजिए, और कहिए कि फिर क्या है, तो चलता रहेगा। तो ये स्थिति जो है मुझे लगता है लैक ऑफ जो कहीं से वो पॉलिटिकल प्रेशर जो नहीं बिल्ड हो पा रहा है इसको लेके, और उसमें भी है कि जब तक देश का बहुत बड़ा तबका इसको सीरियसली नहीं लेगा, पॉलिटिकल पार्टी, सिटीजन्स, ये सब जो हैं, तो वो बटे हुए हैं, बटे रहेंगे। तो फिर जो कहते हैं ना कि भाई फिर वो राम भरोसे। थैंक यू सर, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत अच्छा लगा हमें, आप आए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। वन सेकेंड, एंड क्लैप। Nope, 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 nope.